फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। टू टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं। ओके, दो प्रकार की गति होती है। एक होता है रोटेशन, जिसे हम कहते हैं घूर्णन, और सेकंड होता है रेवोल्यूशन, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। ओके, घूर्णन जो होता है फ्रेंड, वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो होता है घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और दिन और रात के चक्र के लिए जिम्मेदार है। और पृथ्वी जो होता है लगभग 24 घंटे लेती है एक चक्कर पूरा करने के लिए, और आधा चक्कर जो है पूरा करने के लिए घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिवस कहा जाता है। ओके, और रेवोल्यूशन जो होता है फ्रेंड, वो होता है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365.25 दिन लगते हैं। ओके, और अगर पृथ्वी जो है घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के तरफ जो है वाले पृथ्वी के भाग में जो है हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। ओके, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। ओके, और इस तरह की अवस्था में जीवन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूरी जो होती है फ्रेंड, वो 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है अपने अक्ष पर जो है वो जो झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और काल्पनिक रेखा जो है फ्रेंड, उसका जो अपने कच्छी सतह पर जो अपने काल्पनिक रेखा जो है उसका वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी है और काल्पनिक रेखा जो है अपने कच्छी सतह पर जो झुकी है वो काल्पनिक रेखा है वो 66.5 डिग्री झुकी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है। व्हाट इज़ दी फिक्स पार्ट्स ऑन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन? ए है रिंग्स, बी है ऑर्बिट, सी है पाथ एंड डी एक्सिस। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ए है परिक्रमण, बी है घूर्णन, सी है अंतरण एंड डी है प्रतिदीप्ति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो कहलाता है फ्रेंड, वो घूर्णन कहलाता है, यानी रोटेशन कहलाता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम क्या कहते हैं? तो हम परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन कहते हैं। राइट आंसर इज ए। पृथ्वी अपनी दूरी के चारों ओर तरफ किस दिशा में घूमती है? तो ए है पूर्व से पश्चिम की ओर, बी है पश्चिम से पूर्व की ओर, सी है उत्तर से दक्षिण की ओर, डी है दक्षिण से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी अपनी दूरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। राइट आंसर इज बी। पृथ्वी का अक्ष जो है फ्रेंड वो अपने कच्छी सतह से जो है क्या कोण बनाता है? तो अपने कच्छी सतह से जो कोण बनाता है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी जो है फ्रेंड का कच्छी समतल के साथ जो है इसका अक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? पृथ्वी जो होती है फ्रेंड एक वर्ष है 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है और हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। ओके, और इसके अतिरिक्त दिन को हम फरवरी के महीने में से जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष जो होता है फरवरी मंथ 28 के बदले 29 दिन का होता है और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो कहलाता है वो कहलाता है घूर्णन। ओके, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में चक्कर लगाना जो कहलाता है फ्रेंड वो परिक्रमण कहलाता है। ग्लोब पर जो होता है ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन जो होता है फ्रेंड वो प्रतिदीप्ति वृत्त कहलाता है और पृथ्वी पर बराबर दिन और रात जो होते हैं वो विषुव कहलाता है। ओके, ए का जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, बी का जो होगा वो फर्स्ट होगा, सी का 4 एंड डी का थर्ड। ओके, डी का सेकंड होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी जो है फ्रेंड वो अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कच्छी सतह से 66.5 का कोण बनाता है। ओके, और 21 जून जो होता है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध जो होता है फ्रेंड वो सूर्य की तरफ जो है झुका है और पृथ्वी की इस अवस्था को जो है उत्तर अयतांग कहते हैं। ओके, और 21 जून को होने वाली घटनाओं के बारे में क्या सच है? जो सच है फ्रेंड, ए है सूर्य मकर रेखा पर सीधे चमकता है, बी है पूरी पृथ्वी पर बराबर दिन और रात होते हैं, सी है उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है एंड डी है फ्रेंड भूमध्य रेखा के दक्षिण में सबसे लंबा दिन होता है। ओके, तो 21 जून को होने वाली घटनाओं के
बारे में क्या सच है? जो सच है फ्रेंड वो यह है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है। ओके, राइट आंसर इज सी। किस दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधे चलता है? ओके, किस दिन सूर्य जो है वो मकर रेखा पर सीधे चमकता है? ए 21 मार्च, बी है 21 जून, सी है 23 सितंबर एंड डी है 22 दिसंबर। तो किस दिन सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधे चमकता है? तो वो 22 दिसंबर को, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषु इक्विनॉक्स के बारे में क्या सच है? तो यह 23 जून को होता है। बी है कोई भी ध्रुवीय सूर्य की ओर जो है झुका नहीं होता है। सी है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है और सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो विषु इक्विनॉक्स के बारे में क्या सच है? तो कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है फ्रेंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 1/4 दिन लगते हैं। यस, ये राइट है। और पृथ्वी की दूरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कच्ची सतह तल के साथ जो है वो 23.5 का कोण बनाती है। तो ये गलत है। ओके, क्योंकि पृथ्वी की दूरी जो एक काल्पनिक रेखा है वो अपने कच्ची सतह से 23.5 का कोण नहीं बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें पहला बस सही है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन बीच पर स्थित प्रमुख यामनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीन बीच के पूर्व में है उनका समय जो है ग्रीन बीच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हेन इट इज 10 AM इन लंदन इन जून दी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विल बी 3:30 PM होगा। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है खींचा जाता है। ए अफ्रीका से होकर, बी एशिया से होकर, सी प्रशांत महासागर से होकर एंड डी अटलांटिक महासागर से होगा। तो राइट आंसर इज सी, प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो होता है वो देशांतर रेखा होता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो ए है 23 जून को, बी है 25 जून, सी है 24 जून एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी, 25 जून को। हाल ही में जो है फ्रेंड कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ए है मुंबई, बी है गांधीनगर, सी है नई दिल्ली एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, गांधीनगर में। ओके, आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव किया है? ए है बिहार, बी है छत्तीसगढ़, सी है केरल एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? तो ए है ग्वालियर, बी है अहमदाबाद, सी है श्रीनगर एंड डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? ए हरियाणा, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा होता है? ए है का एक राज्य की धर्म होता है, बी है गणराज्य होना चाहिए, सी है सभी धर्मों के विरुद्ध है एंड डी का कोई भी राज्य की धर्म नहीं होता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है फ्रेंड वो का कोई भी राज्य की धर्म नहीं होता है। राइट आंसर ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ओके, फर्स्ट है फ्रेंड, नियमित कर्मचारी को वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। यस, ये राइट है। बी अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन कटौती नहीं होती है। यस, ये भी राइट है। ओके, तो पहला और दूसरा जो है फ्रेंड करेक्ट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न कथन ए और बी पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अभी कथन ए कहता है सहकारी संस्थाओं का निर्माण जो हुआ था वो सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग जो है अच्छी कमाई कर सकते हैं। यस, ये सही है। स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते हैं, तो ये गलत है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक मॉक संसदीय सत्र का आयोजन करना है। ओके, फर्स्ट है फ्रेंड इसमें सरकार जो है फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी विषय पढ़ाते समय एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन गतिविधि जो है स्थान पाएगी?
तो वो है भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक मॉक संसदीय सत्र का आयोजन करना। और बी है फ्रेंड इसमें सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी क्यों होना चाहिए पर एक वाद विवाद का आयोजन करना। सी है विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना। ए बी और सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 4। आप स्थानांतरित किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपको यह पता लगाना है कि रोका एवं लद्दाख कहाँ अपनाई जाती है। आप विद्यार्थियों से जो है विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे। ओके, तो रोका और लद्दाख, ओके, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको ब्राज़ील में उसे रोका के नाम से जाना जाता है और मलेशिया में उसे जो है लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ओके, उसको विभिन्न कंट्री में अलग अलग नेम से जाना जाता है। स्थानांतरित कंट्री जैसे भारत में उसे झूम के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इसमें जो होगा रोका और पूछा है लद्दाख में, तो रोका में ब्राज़ील के नाम से जाना जाता है और लद्दाख में मलेशिया में लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में जो है आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। तो ए है फ्रेंड इसमें छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये गलत है। विचारोत्तेजक सवाल पूछना, ओके, शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, तो ये गलत है। छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, तो बी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को किस रूप में देखेगी। ओके, फर्स्ट है फ्रेंड सामाजिक प्रक्रियाओं की खोज करने को जो है उत्सुक, सामाजिक विज्ञान के खोज करने को उत्सुक, एंड सेकेंड है स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, एंड थर्ड है समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। ओके, तो ए बी और सी इसमें राइट हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने के में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। तो ए है फ्रेंड इसमें पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, और बी क्या है कक्षा में एकरूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, तो ये गलत है। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना अधिकाधिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। ओके, ए और सी इसमें राइट होगा। तो राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तवांग तथा लिसांग गांव में को शामिल किया गया है इसमें, और किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंकित करने को कहेंगे। ओके, तो ए है अरुणाचल प्रदेश एंड सेकंड है मणिपुर एक मानचित्र पर। ओके, राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ए है फ्रेंड समानता, बी है जीवन, सी है न्याय, एंड डी है आज़ादी। तो राइट आंसर ही जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा समानता। ओके, आगे देखेंगे 2006 में नेपाल में सरकार का रूप जो है राजतंत्र से बदलकर जो है क्या कर दिया गया है। ए है एकतंत्र, बी है तानाशाही, सी है लोकतंत्र, एंड डी है अल्पतंत्र। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, लोकतंत्र कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ना है। तो ए है फ्रेंड ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ओके, यस ये करेक्ट है। और बी क्या है फ्रेंड, कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं, तो ये गलत है। सी ये मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं और ये मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि मंगल ग्रह जो होता है फ्रेंड वो लाल ग्रह माना जाता है, बृहस्पति ग्रह होता है जो सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति ग्रह को मानते हैं, और सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध होता है जिसे हम मरकरी कहते हैं, जिसका परिक्रमण काल जो होता है वो 88 दिन होता है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को हम जुड़वा ग्रह कहते हैं। ओके, और हरा ग्रह जो है फ्रेंड वो होता है अरुण को हम हरा ग्रह कहते हैं, और शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून जो है फ्रेंड वो गैसी प्लैनेट है। ओके, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून क्या है, गैसी प्लैनेट है, बाकी जो है वो वायु प्लैनेट है, बाहरी प्लैनेट है। ओके, तो क्षुद्र ग्रह के बारे में नीचे वाक्यों को पढ़ना है। तो ये सूर्य की परिक्रमा कर लगाते हैं, यस ये राइट है। ये मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, यस ये भी राइट है। तो ए एंड सी राइट हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के मध्य स्पेस मैत्री मिशन चलाया जा रहा है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है वो स्पेस मैत्री जो है मिशन चलाया जा रहा है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? ए है आर्टिकल 20, बी है आर्टिकल 23, सी है आर्टिकल 22 एंड डी है आर्टिकल 21। ओके, तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 23। राइट आंसर इज बी। आर्टिकल 24 14 साल से छोटे बच्चों को हानिकारक जगहों पर संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर रोजगार प्रतिबंध लगाता है। आदिम स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण जो है फ्रेंड, वो निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो वो है फ्रेंड आदिम निर्वाह कृषि के उदाहरण है। राइट आंसर इज सेकंड। ओके, और कथन और दहन की कृषि भी हम स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। ओके, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन से ताकतों द्वारा जो है लड़ा गया है? तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन से ताकतों द्वारा लड़ा गया है? तो ए है फर्स्ट है पाल वंश, चालुक्य और राष्ट्रकूट, सेकंड है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, सेकंड है गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, पाल वंश, और फोर्थ है गुर्जर प्रतिहार, चोल वंश और पाल वंश। ओके, तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन से ताकतों द्वारा लड़ा गया है? तो वो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के द्वारा लड़ा गया। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? ओके, फर्स्ट है फ्रेंड हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005, महिला संपत्ति अधिकार, बी है पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन, सी है महिला घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005 मौलिक अधिकार। ओके, तो इसमें जो राइट है फ्रेंड वो है कि इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005, महिला संपत्ति अधिकार। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रगति क्या है? तो ए है फ्रेंड सामाजिक अलगाव और विघटन का अध्ययन है, सेकंड है मानव संबंधों का अध्ययन है, थर्ड है वैज्ञानिक रूप से मानव विकास का अध्ययन है, एंड फोर्थ है सामाजिक और व्यक्तिगत लाभों का अध्ययन है। तो राइट आंसर इज फोर्थ, सामाजिक और व्यक्तिगत लाभों का अध्ययन है। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है अग्नि, और सेंटिमेंटी लैटिन शब्द सेंटिमेंट से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामोर्फिक ग्रीक शब्द मोर्फोस से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, वायुमंडल में क्षोभ सीमा के से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान जो होता है फ्रेंड पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत करना है। फर्स्ट है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, सेकंड है वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन, थर्ड है जैव संसाधन और अजैव संसाधन, एंड फोर्थ है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो वितरण के आधार पर संसाधनों को जो वर्गीकृत करना है वो है फ्रेंड नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखेंगे किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं? ए है अशोक, सेकंड है चंद्रगुप्त, थर्ड है कर्ण, एंड फोर्थ है हर्षवर्धन। तो किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में जो है अभिलेख लिखे गए हैं? तो अशोक के शासन में लिखे गए हैं। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा के दक्षिण में फैला हुआ गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो ए है मालबार, बी सेकंड है मगध, थर्ड है कोंकण, एंड फोर्थ इनमें से। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा, मगध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या परिक्षेतिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो ए उच्चावच, बी है समय, सी है वनस्पति जात पारिजात, एंड डी है जलवायु। तो राइट आंसर ही बी हो जाएगा फ्रेंड, समय निर्धारित करता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित में से दो कथन जो है ए तथा बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो ए है फ्रेंड, इसमें संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। यस, ये राइट है। ओके, एंड सेकंड है इसमें कि कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए गए बिना कानून नहीं बन सकता है, तो ये गलत है। ओके, ए सही है, बी गलत है इसमें। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। सितंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पारित किया गया जो है न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथन ए तथा बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून जो है फ्रेंड संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। यस, बिल्कुल कर सकती है। ओके, क्योंकि कोई विधेयक जो होता है फ्रेंड न्यायपालिका के द्वारा जो है पास किए बिना कानून नहीं बना सकता है। ओके, ए सही है, बी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। एक और ओके, क्योंकि
आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सरकार की जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन सरकार के जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सरकार के 3 अंग होते हैं जिसमें 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट होता है। फर्स्ट जो होता है वो कार्यपालिका होता है जिसे हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहते हैं। सेकंड जो होता है विधायिका होता है जिसे हम लेजिस्लेटिव ब्रांच कहते हैं। एंड थर्ड जो होता है फ्रेंड वो न्यायपालिका होता है जिसे हम जुडिकल ब्रांच कहते हैं। ओके, तो इसमें जो आता है फ्रेंड फर्स्ट जो होता है है जो इसमें पहले जो होता है इंडिया, फिर रूल ऑफ लॉ होता है जैसे कानून का शासन फॉर इन्फोर्समेंट। इसके बाद होता है जुडिकल सिस्टम कोर्ट्स। ओके, फिर होता है फ्रेंड इसमें लॉ अपील टू ऑल एंड सर्टेन स्टेट ऑफ रूल्स शुड बी फॉलोड व्हेन लॉज आर वायलेट। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है इसमें कि जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की व्याख्या का अधिकार जो होता है वो मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास होता है मुख्य रूप से, वो न्यायपालिका के पास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार जो है यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का जो है उल्लंघन करती है तो क्या कहलाता है। तो ए है फर्स्ट न्यायिक संक्रियातवाद, बी है मूलभूत क्षेत्राधिकार, सी है न्यायिक पुनरीक्षण एंड डी अपीली क्षेत्राधिकार। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा, न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का जो है उसके पास अधिकार है, यह कहलाता है। तो यह जो कहलाता है फ्रेंड ए है विवादों का निपटारा, बी है न्यायिक समीक्षा, सी है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन एंड डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। ओके, तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कानून के शासन का अर्थ क्या होता है। ए है कानून तोड़ने की संभावना नहीं है, बी है लोकतंत्री समाज के लिए नियम और कानून अनिवार्य है, थर्ड है नियम और कानून सभी पर शासन रूप से लागू होते हैं, डी है नियम कानून के उपभाग हैं। तो कानून के शासन का जो अर्थ होता है वो होता है नियम और कानून सभी पर समान रूप से जो है लागू होते हैं। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। जिसकी वजह क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। ओके, कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की जो है रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। जिसकी वजह जो है फ्रेंड फर्स्ट है इसमें भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सेकंड है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, थर्ड है न्यायिक सक्रियवाद एंड फोर्थ है भारतीय स्वतंत्रता की भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड, भारतीय संविधान में जो है प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से जो है भिन्न जो है वो पहचानिए। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट है शक्तियों का पृथकीकरण, सेकंड है एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है, थर्ड है फ्रेंड इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है एंड फोर्थ है न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। ओके, तो न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से जो कथन भिन्न है वो है फ्रेंड इसमें न्यायाधीशों का सेवा काल जो होता है वो निश्चित होता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 होगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ओके, तो जो गलत है फर्स्ट क्या है फ्रेंड, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए बिना कानून को रद्द करने का अधिकार है। सेकंड है न्यायिक व्यवस्था जो होता है नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु जो है फ्रेंड 2 राज्य सरकारों को नहीं। थर्ड है न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है एंड फोर्थ है यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, तो न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो कथन गलत है फ्रेंड वो यह है कि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु 2 राज्य सरकारों को नहीं। ओके, तो राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें जो है फ्रेंड इसमें जो है
कि एक आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है, वो यह होता है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं जो होती हैं वो न्यायपालिका के काम में दबाव जो दखल नहीं दे सकती हैं। ओके, विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में जो है दखल नहीं दे सकती हैं। ओके, और अदालतें जो होती हैं फ्रेंड वो सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। ओके, और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की जो है अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं होता है। ओके, और एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। ओके, ये विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की जो शाखाएं होती हैं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं, क्योंकि अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं और न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है कि सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं की कोई दखल नहीं होता है। और एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना जो होता है फ्रेंड बहुत मुश्किल होता है। ओके, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, इसमें जो होता है फ्रेंड संविधान के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया जाता है। ओके, हालांकि यह इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान करता है। फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तब तक जो है पद धारण करता है जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। ओके, और सेकंड क्या है फ्रेंड इसमें कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तब तक पद धारण करता है जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। थर्ड, वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। एंड फोर्थ, उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से जो है हटाया जा सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड इसमें जो है इसमें एक आता है एपीलेट सिस्टम। इसमें जो होता है एपीलेट सिस्टम जो होता है वो लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा है इससे एपीलेट सिस्टम से। ओके, इससे क्वेश्चन क्या है इसमें कि कोई व्यक्ति जो है जिला जज के न्यायालय द्वारा जो है दिए गए फैसले से अगर असंतुष्ट हुआ है। ओके, कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा जो है दिए गए फैसले से अगर असंतुष्ट हुआ है तो अपीली प्रणाली जो है अपीली प्रणाली के अनुसार जो है वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किससे अपील कर सकता है। ओके, तो किससे अपील कर सकता है, तो वो जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है तो वो कर सकता है फिर उच्च न्यायालय को। ओके, उच्च न्यायालय को अगर असंतुष्ट है मतलब जिला जज के न्यायालय से मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायालय से अगर वो असंतुष्ट है तो वो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। अगर हाई कोर्ट से असंतुष्ट है तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ओके, तो इसमें जो दिया है कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से अगर असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें जो है अपील कर सकता है, तो वो कर सकता है फ्रेंड उच्च न्यायालय में। ओके, राइट आंसर जो होगा वो होगा 4, क्योंकि जिला के बाद जो आता है वो हाई कोर्ट आता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट से जब वो संतुष्ट नहीं है तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। ओके, और एपीलेट सिस्टम जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है, एपीलेट सिस्टम जो होता है ना वो पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट इफ़ दे बिलीव। ओके, कि पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट इफ़ दे बिलीव। ओके, और इंटीग्रेटेड जुडिकल सिस्टम जो होता है वो होता है डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट। ओके, इंटीग्रेटेड जुडिकल सिस्टम जो होता है वो होता है डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट। ओके, मतलब कि अपील की व्यवस्था जो होती है फ्रेंड वो होती है यदि किसी व्यवस्था को लगता है कि यदि अपील की व्यवस्था जो होती है यदि किसी व्यक्ति को लगता है ओके कि निचली अदालत द्वारा लिया गया जो निर्णय है वो न्याय संगत नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी पूछा गया था। ओके, तो कि अपील की व्यवस्था जो है फ्रेंड यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा लिया गया निर्णय न्याय संगत नहीं है तो वो उच्च न्यायालय में जो है अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अपील प्रणाली या पौर्णवादिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो ए है फ्रेंड राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। सेकंड है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। एंड थर्ड है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। एंड फोर्थ है फ्रेंड न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। ओके, तो भारत में अपील प्रणाली का या पौर्णवादिक प्रणाली जो है फ्रेंड वो यह होता है कि निचली न्यायालय के अदालत के खिलाफ निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड
एकीकृत न्यायिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है? ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें निचली अदालतों पर जो है बाध्यकारी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय। ओके, निचली अदालतों पर बाध्यकारी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय। बी है व्यक्ति उच्च न्यायालय में जो है अपील कर सकता है यदि वे मानते हैं कि निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत नहीं है। थर्ड है फ्रेंड विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। एंड डी है सभी अदालतें चाहे जो भी हो एक दूसरे के फैसले को महत्व देती हैं और एक दूसरे के काम में जो है दखल नहीं देती हैं। ओके, तो एकीकृत न्यायिक प्रणाली से जो अभिप्राय है फ्रेंड वो यह है कि निचली अदालतों द्वारा जो है बाध्यकारी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय। ओके, निचली अदालतों द्वारा बाध्यकारी उच्च न्यायालय का द्वारा निर्णय। राइट आंसर जो होगा वो ए होगा कि निचली अदालत के अगर फैसले से वो असंतुष्ट है तो उच्च न्यायालय के फैसले के वो निर्णय ले सकता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा, इसका मतलब ये है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक दीवानी यानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी और सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? तो ए फर्स्ट है ज़मीन को बेचने से संबंधित विवाद। सेकंड है दहेज के लिए महिला को परेशान करना। थर्ड तलाक का केस फाइल करना। ओके, एंड फोर्थ है बच्चों को रखने का दावा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? तो वो है दहेज के लिए महिला को परेशान करना। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।